डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मौर्य कला। मौर्य कला को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, राजकीय कला और लोक कला। इन दोनों को समझने से पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि अब तक आपको आर्ट एंड कल्चर की दो वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पर मिल चुकी हैं, जिन दोनों वीडियोस में आपने अब तक सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझा है। आज हम मौर्य कला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम राजकीय कला को। पहला जो इसका भाग है राजकीय कला। राजकीय कला के अंतर्गत वास्तु कला में नगर, मौर्य प्रासाद, स्तूप, गुफाओं एवं पाषाण स्तंभों आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। यानी कि इसमें हम चार चीज़ें देख पा रहे हैं: नगर, मौर्य प्रासाद, स्तूप, गुफाओं एवं पाषाण स्तंभों। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रमुख है हमारे लिए, चारों ही चीज़ें आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये चार प्रमुख है हमारे लिए। तक्षण कला में अशोककालीन स्तंभों के शीर्ष पर प्राप्त पशु आकृतियां प्रमुख हैं। ये पशु आकृतियां ज़्यादा प्रमुख हैं क्यों तक्षण कला में? क्योंकि अशोक ने पशुओं को ज़्यादा महत्वता दी है अपने स्तंभों को बनाने में। जो स्तंभ उन्होंने बनाए हैं उनमें पशुओं को ज़्यादा महत्वता दी है, इसलिए वो उसमें तक्षण कला में प्रमुख है। ठीक है, यानी कि तक्षण कला का प्रमुख यानी प्रयोग किया गया है पशु आकृतियों को स्तंभों में। ठीक है, राजकीय कला की प्रेरणा का स्रोत स्वयं सम्राट होता था। राजकीय कला की प्रेरणा का स्रोत स्वयं सम्राट होता था, यानी कि राजकीय कला जो है उसमें जो स्रोत माना जा रहा है प्रमुख रूप से, वो स्वयं में अपने आप में सम्राट है। इससे पहले आपने जब सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा है, आपने सम्राट या राजा के बारे में कोई उल्लेख आपने नहीं पढ़ा है, उसमें कहीं पर भी राजा का वर्णन नहीं हुआ है। यानी कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर सम्राट का उल्लेख हो रहा है। किस में हो रहा है? राजकीय कला की प्रेरणा का जो स्रोत है वो स्वयं सम्राट है, यानी कि इस कला को खुद में अपने आप में सम्राट ही दिखाता है। अब आते हैं लोक कला। इसके पहला पॉइंट है, लोक कला के अंतर्गत मन के, मिट्टी की मूर्तियां तथा काली चमकीली पात्र परंपरा आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। आपने मनकों के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी पढ़ा है और मिट्टी की मूर्ति के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर एक चीज अतिरिक्त जो आ रही है वो ये है, काली चमकीली पात्र परंपरा आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। सिर्फ यही आगे इसमें जोड़ा गया है, बाकी दोनों चीजों के बारे में आपने पीछे भी पढ़ा है। अब आते हैं मौर्य वास्तुकला। मौर्य वास्तुकला कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज की इंडिका जैसे या ऐसे, ठीक है ना, महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिससे मौर्यकालीन नगरों, किलेबंदी, राजप्रासादों आदि का वर्णन प्राप्त होता है। नगरों और किलेबंदी के बारे में, इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा है, नगरों और किलेबंदी के बारे में। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में आप इनको पढ़ करके आए हैं, लेकिन राजप्रासादों के बारे में आपने नहीं पढ़ा है। अब आइए राजप्रासादों के बारे में समझते हैं। चंद्रगुप्त का राजप्रासाद राजकीय कला का सबसे पहला उदाहरण है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को, जिसका वर्णन एरियन ने किया है। ये दार्शनिक कहें या आप इन्हें लेखक भी कहें, दोनों ही थे, यानी कि दार्शनिक भी थे और लेखक भी। यह प्रासाद संभवतः वर्तमान पटना के निकट कुम्भहार या कुम्भहरार गांव के समीप था। ध्यान रखें, चंद्रगुप्त के जो राजप्रसाद के बारे में बात हो रही है, राजकला का जो सबसे बड़ा जो उदाहरण है राजकीय कला का, उसका वर्णन किसने किया? एरियन ने किया है। ठीक है, यह प्रासाद यानी कि इसके बारे में बात हो रही है संभवतः वर्तमान में जो पटना है, यानी कि आज को बिहार की राजधानी है पटना, ठीक है, उसके निकट का जो गांव है कुम्भहार या कुम्भहरार गांव के समीप था, ऐसा माना जाता है। पाटलिपुत्र का नगर स्थापत्य कैसा था उसको समझते हैं मेगास्थनीज के अनुसार। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में अभी ऊपर नाम आया, ध्यान से फिर से देखिए। मेगास्थनीज की इंडिका, यानी मेगास्थनीज ने जो लिखी है वो इंडिका लिखी है, उन्हीं के बारे में बात हो रही है, उन्होंने ही बताया है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र सोन और गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ था। संगम के बारे में आप समझते ही हैं, सभी जानते हैं आप। संगम का अर्थ है जहां दो नदियां मिलती हैं अपने आप में आकर के, जैसे कि इलाहाबाद में संगम है गंगा और यमुना का। ठीक है, इसी तरीके से पटना के उत्खनन में काष्ठ निर्मित दीवार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यूनानी लेखकों के अनुसार नदी तट पर, अब आगे चल रहे हैं, यूनानी लेखकों के बारे में बात आ रही है। यूनानी लेखकों के अनुसार नदी तट पर, यूनानी लेखकों ने क्या बताया, उस नदी के तट पर स्थित नगरों में प्राय काष्ठ शिल्प का उपयोग होता था। ये यूनानी लेखक बता रहे हैं। ठीक है, सभा मंडप में शिला स्तंभों का प्रयोग एक नई प्रथा थी। ध्यान दें इस चीज पर, सभा मंडप में, सभा जो मंडप होते थे उनमें शिला स्तंभों का प्रयोग एक नई प्रथा थी, पहले नहीं था ऐसा। ठीक है,
अब स्तंभ के बारे में आते हैं, स्तंभों के बारे में समझते हैं जरा। मौर्य काल में अशोककालीन एकाश्मक स्तंभ है। एकाश्मक का मतलब है कि एक ही पत्थर से बने हुए, एक पत्थर का प्रयोग किया गया। अशोक के विस्तृत साम्राज्य में श्वेत, घूसर, बलुआ पत्थरों से निर्मित स्तंभों को देखा जा सकता है। ठीक है, कौन से पत्थरों को देखा जा सकता है, किस पत्थरों से निर्मित है, यानी कि श्वेत, घूसर, बलुआ पत्थरों से निर्मित स्तंभों को देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, इन स्तंभों में से अधिकांश पर धम्म, बुद्ध के यानी कि नियमों, ठीक है, के प्रचार प्रसार से संबंधित लेख या जनता के लिए अशोक के शासनादेश खुदवाए गए थे। यानी बुद्ध ने जो नियम दिए, यानी कि बुद्ध ने जो अपने नियम बनाए, जिनका उन्होंने प्रचार प्रसार किया, मतलब जो उस समय की जनता थी उनके लिए, उन्हीं को लेकर के अशोक ने अपने जो शासनादेश थे, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपको नियम बताता है, उसी नियम को लेकर के आप अपने जीवन में धारण कर लें। ठीक उसी तरीके से अशोक ने उनको अपने जीवन में धारण किया और शासनादेश बना दिया, यानी कि जनता के लिए भी वो उन्होंने आदेश लागू कर दिए उन नियमों को, यानी कि जो बुद्ध ने बताया वही जनता माने। इस तरीके से आगे चलते हैं। स्तंभों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है यष्टि, दूसरा है यष्टि के ऊपर अधोमुख कमल घंटे की आकृति जैसा, ठीक है। तीसरा है फलक या चौकी। चौथा है अंतिम, स्तंभ के शीर्ष पर पशु आकृतियां, जैसे कभी पीछे भी जिक्र हुआ है पशु आकृतियों के बारे में, ठीक। यष्टि के ऊपर शीर्ष भाग का मुख्य अंश जो है वो घंटा है, ध्यान देंगे इस बात पर। यष्टि के ऊपर शीर्ष भाग का मुख्य अंश क्या है, घंटा है, जो कि अखमनी, ठीक है ना। अखामनी ये वर्ड आएगा इतिहास में जब आप ईरानी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अखामनी वंश वगैरह, ठीक है। ईरानी स्तंभों के आधार के घंटों से मिलते जुलते हैं। भारतीय विद्वान इसे आवांगमुखी कमल कहते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात की, इंपॉर्टेंट है। भारतीय विद्वान इसे क्या कहते हैं, आवांगमुखी कमल कहते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, क्या कहते हैं इसको, यष्टि के ऊपर का जो मुख्य अंश भाग जो घंटे जैसा है उसे भारतीय विद्वान क्या कहते हैं, आवांगमुखी कमल कहते हैं। सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं, ठीक है। ये 4 सिंह एक चक्र धारण किए हुए हैं। यह चक्र बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। आप इसको याद रखें, जिसमें बताया गया है यह चक्र बुद्ध द्वारा क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। 4th पॉइंट जो है सबसे लास्ट जो आज का है, सॉरी माफ कीजिए, ये 6 पॉइंट है। इन स्तंभों में 2 प्रकार के पत्थर प्रयुक्त हुए थे, ठीक है। कुछ मथुरा के क्षेत्र से लाल चित्तीदार और सफेद बलुआ पत्थर थे, तो कुछ वाराणसी के निकट चुनार की पत्थर की खानों से प्राप्त पांडु, या इसको बादामी भी बोल सकते हैं यहाँ पर, के रंग के, बादामी रंग था उनका, यानी के बारीक रवेदार कठोर बलुआ पत्थर थे। आज के लिए ये इतना ही टॉपिक है। ये 3rd वीडियो है आपकी आर्ट एंड कल्चर की। इसमें जो आपको चीज़ें समझ में आई हैं आप उसको अच्छे से बार बार सुने और उसको बार बार रिपीट करें। आपको इसमें शब्द पूरी तरह से क्लियर दिखाई पड़ रहे होंगे। और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।